नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का नवा अध्याय फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति का नियम। इसके प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? आपके पास में 3 ऑप्शन है, उनमें से किसका जड़त्व अधिक होगा? सबसे पहले एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर, तो इसमें होगा पत्थर का, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है। दूसरे बात करें हम एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका जड़त्व अधिक होगा। तीसरा 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, तो यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का उसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इसका जड़त्व भी अधिक ही होगा। ठीक है, यदि द्रव्यमान दोनों का समान है तो जड़त्व भी समान ही होगा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। मतलब यहाँ पर 4 बार जो बॉल है, गेंद है, उसकी दिशा बदली गई है और उसकी गति बदली गई है। तो इस प्रकार से 4 बार यहाँ पर जड़त्व में परिवर्तन आएगा। प्रत्येक 4 बार अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना, तो 4 बार होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जड़ जाती है, क्यों? तो इसका आंसर है जड़त्व के कारण। जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं गति में आ जाती है, परंतु पत्तियां विराम अवस्था में ही रहती हैं। विराम जड़त्व के कारण पत्तियां अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती हैं, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं। चौथा प्रश्न, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? तो इसका पहला उत्तर है प्रथम स्थिति में। जब गतिशील बस अचानक रुकती है, इस स्थिति में हमारा शरीर भी गतिशील होता है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ साथ गतिशील है तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील ही रहना चाहता है। अतः बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दूसरी स्थिति, जब हम ठहरी हुई बस में बैठे हों और अचानक बस चल पड़े तो हमारे शरीर का निचला भाग बस की सतह के संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम मतलब जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर जाते हैं। अब हम कुछ बड़े प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसका उत्तर है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, परंतु 2 भिन्न वस्तुओं पर। यहाँ घोड़ा आगे की ओर झुककर किसी कोण पर अपने पांवों से जमीन को दबाता है तथा जमीन घोड़े के क्षैतिज घटक पर प्रतिक्रिया बल लगाता है, जो 2 भागों में बढ़ जाता है। बल का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े को संतुलन देता है, जबकि क्षैतिज घटक गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। यदि घर्षण बल पहिए और सड़क के बीच का मान क्षैतिज घटक से कम होता है तो गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा तीव्र वेग से आगे निकलती है तथा पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप नली पर लगाता है, जिसके कारण नली पीछे की ओर खिसकने लगती है और फिसलती है। यही कारण है कि अग्निशमन कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है। तीसरा प्रश्न है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो चलिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कॉल करते हैं। राइफल का प्रारंभिक द्रव्यमान है 4 kg और 50 ग्राम की गोली का द्रव्यमान है, ठीक है, मतलब किलोग्राम बदलेंगे तो 50/1000 मतलब 0.05 kg। गोली का वेग 35 मीटर पर सेकंड और राइफल का प्रक्षेपित वेग, ये नहीं हमको निकालना है। तो संवेग संरक्षण के हिसाब से निकालेंगे हम। राइफल का वेग बराबर राइफल का संवेग बराबर गोली का संवेग, मतलब कैपिटल M कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल b। 4 गुणा V बराबर 50/1000 गुणा 35। तो यहाँ पर B निकालेंगे तो
50 गुणा 35/1000, ठीक है। तो इसको हल करने पर हमारे पास निकल के आएगा वी कैपिटल वी बराबर 0.4375 मीटर पर सेकेंड, मतलब राइफल का प्रतिक्षेपित वेग होगा, मतलब राइफल पीछे की ओर 0.4375 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और है चौथा, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर निकालेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, है ना। मतलब यहाँ पर पहली गोली का द्रव्यमान m1 बराबर 100 ग्राम, दूसरी का m2 बराबर 200 ग्राम। इनको किलोग्राम बदलेंगे तो 0.1 kg और 0.2 kg हो जाएगा। u1 मतलब प्रारंभिक गोली का वेग, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड और दूसरी का हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर टक्कर के बाद v1 बराबर हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड, v2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब इन सबको गुणा करेंगे, मतलब 0.1 गुणा 2 प्लस 0.2 गुणा 1 बराबर 0.1 गुणा 1.67 प्लस 0.2 गुणा v2। तो यहाँ पर इनको हल करने पर v2 की वैल्यू निकालेंगे, तो v2 की वैल्यू निकल के आएगी 1.165 मीटर पर सेकंड। मतलब टक्कर के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग कितना होगा? 1.165 मीटर पर सेकंड, मतलब लगभग बराबर सा ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। अब यहाँ पर कुछ और बड़े प्रश्न देखते हैं। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण तथा एवं दिशा पर लगने वाली शर्तें का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। ऐसा निम्नलिखित स्थितियों में संभव हो सकता है। तो ये शर्तें क्या हैं? पहला देखो, जब वस्तु एक सीधी सरल रेखा में एक समान चाल से गति कर रही हो, ठीक है। दूसरा, एक चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। सी, जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो। और डी, वस्तु का प्रतिरोध अवश्य ही शून्य होना चाहिए, मतलब एयर रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। और ई, जब वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच घर्षण बल का मान भी शून्य हो। अगला प्रश्न है दूसरा, जब किसी छड़ी से एक दरी मतलब कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें क्यों आ जाते हैं। इसका उत्तर है प्रारंभ में दरी और धूल के कण विरामावस्था में होते हैं। जब उन्हें हम किसी छड़ी से पीटते हैं तो दरी में कंपन गति होने लगती है, परंतु धूल के कण विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। अतः विराम जड़त्व के कारण धूलकण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दरी में गति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धूलकण बाहर निकल जाते हैं। तीसरा प्रश्न, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो इसका उत्तर है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर तथा बस के अचानक रुकने की स्थिति में सामान पीछे की ओर, नीचे की ओर या आगे या पीछे की ओर न गिर जाए। बस के मुड़ने की स्थिति में सामान किनारे से गिर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस की गति में परिवर्तन होने की स्थिति में सामान जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ब्रेक लगने पर बस रुकती है, परंतु सामान गति में ही रहना चाहता है, जिससे खिसक कर आगे की ओर गिर सकता है। इसी प्रकार बस के अचानक चलने की स्थिति में सामान जड़त्व के कारण पीछे की ओर खिसक कर गिर सकता है। चौथा प्रश्न, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, तो यहाँ पर 4 है, उनमें से एक उत्तर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। विपरीत कौन सा बल कार्य करता है? तो यहाँ पर घर्षण बल लगता है, जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 मीटर प्रति सेकंड 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर उसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले त्वरण की गणना करते हैं। तो प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग मतलब 400 मीटर जाता है 20 सेकंड में। तो यहाँ पर अंतिम वेग निकालेंगे हम, ठीक है। तो
400 में 20 का भाग दे देंगे तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। और हमारे पास में अगर सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर एक गति समीकरण भी लगा सकते हैं हम, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस का मान है 400, यू 0, टी का मान 20 प्लस 1/2 ए निकालना है 20 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 400 बराबर 1/2 गुणा ए गुणा 400। तो 400 में 2 का भाग देंगे 200 ए, 400 बराबर 200 ए बराबर 400/2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पर त्वरण निकल कर आएगा। दूसरा बात यहाँ पर ट्रक पर लगा हुआ जो बल है वो निकालेंगे। ट्रक का द्रव्यमान एम है 7 टन, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड, तो एफ बराबर एम ए सूत्र होता है, तो 7000 गुणा 2 तो करेंगे 14000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सीधे सीधे बोले इसको 14000 न्यूटन बल इसके ऊपर आरोपित होगा मतलब लगेगा। छठा प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण की गणना करें। यहाँ पर m बराबर 1 kg, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड, s बराबर 50 मीटर, अंतिम वेग 0 हो जाता है। v हम यहाँ पर हम एक गति का समीकरण लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो v का मान 0 है तो 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बराबर 2a इंटू 50। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 100a, तो a निकालेंगे तो माइनस 400/100, तो यहाँ होगा माइनस 4 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर जो घर्षण लगेगा वो एक तरह से मंदन होगा, यहाँ पर त्वरण को कम करने वाला होगा। सातवां प्रश्न है 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल का इंजन प्रति 20000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें। एक तो नेट त्वरण ज्ञात करना है, दूसरा रेल का त्वरण ज्ञात करना है। सी एक डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, तो पहले ए निकालेंगे हम नेट त्वरण, इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस घर्षण बल, तो यहाँ हो जाएगा 40,000 में से 5000 घटाएंगे तो 35,000 न्यूटन नेट त्वरण होगा, यहाँ पर नेट त्वरण बल होगा। दूसरा ज्ञात करेंगे हम रेल का त्वरण, F बराबर 35,000 न्यूटन, तो F बराबर 5 डिब्बों जिसे इंजन खींचता है का द्रव्यमान मतलब 5 गुणा 2000 मतलब 10,000 किलोग्राम। F बराबर ma, तो यहाँ पर F का मान है 35,000, m का मान 10,000, a निकालना है तो a बराबर क्या होगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे जो तीसरा यहाँ पर F हमने निकाल लिया अभी। डिब्बा 2 का द्रव्यमान कितना होगा 2000 गुणा 4, क्योंकि डिब्बा 1 के पीछे 4 डिब्बे हैं, तो a बराबर 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F बराबर क्या होगा m गुणा a मतलब 8000 गुणा 3.5 मतलब यह होगा 28,000 न्यूटन। आठवां प्रश्न, एक रेलगाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण मतलब अवमंदन के साथ में विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर हमको दे रखा है त्वरण दे रखा है हमको माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमको F याद करना है, F का सूत्र होता है F = ma, ये वाला सूत्र। तो यहाँ पर हमें सारे मान रख देने, m का मान हमारे पास में 1500 है, a का मान माइनस 1.7 है, तो इसको गुणा करने पर निकल के आएगा हमारे पास में माइनस 2550 न्यूटन। ठीक है, और ये है हमें मंदन लगाने वाला बल, अवमंदन है ये। ठीक है, नवा प्रश्न, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग यहाँ पर दे रखा है 7 है का संवेग होगा। तो यहाँ पर देखो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गलत दे रखा है का वेग v मान लेते हैं। यहाँ पर ये है ना, वेग के आगे जो 7 लिख रखा है ना ये v है, तो यहाँ पर P = हो जाएगा mv, ये सूत्र होता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल होगा, क्या होगा। तो इसका उत्तर है चूंकि लकड़ी के बक्से को नियत वेग मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्श पर धकेला जाता है, अतः 200 न्यूटन का बल घर्षण बल को संतुलित करने में ही लग जाता है, अर्थात इस बल का कोई भी भाग लकड़ी के बल में त्वरण उत्पन्न करने में नहीं लगता। अतः घर्षण बराबर
घर्षण बल बराबर क्या होगा, आरोपित बल बराबर 200 न्यूटन। 11वां प्रश्न, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो इसका उत्तर है, मान लीजिए कि पहली वस्तुएं बाएं से दाएं जाती है तथा दूसरी वस्तु दाएं से बाएं। पहली वस्तु के लिए m2 बराबर 1.5 किलोग्राम, u2 बराबर -2.5 मीटर पर सेकेंड है। अतः टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग बराबर होगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर 1.5 kg गुणा 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 1.5 kg गुणा -2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इनको हल करने पर आएगा 1.5 गुणा 2.5 माइनस 1.5 गुणा 2.5, मतलब दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर एक संख्या में दूसरी संख्या दोनों बराबर है तो घटाएंगे तो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चूँकि टक्कर के बाद दोनों वस्तु एक दूसरे से जुड़ जाती है इसलिए उनका सम्मिलित द्रव्यमान m1 प्लस m2 होगा तथा सम्मिलित वेग v माना जाता है, v मान लेते हैं हम। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, अर्थात 0 बराबर m1 प्लस m2v, मतलब v बराबर 0 ही होगा। तो दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग 0, मतलब दोनों वस्तुएं टकराने के बाद में रुक जाती है। 12वां प्रश्न, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं होता। तो उत्तर, प्रश्नानुसार एक विद्यार्थी द्वारा यह साबित किया गया कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों बल भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व बहुत अधिक होता है तथा हमारे द्वारा आरोपित बल का मान कम होने के कारण यह सड़क तथा पहिए के बीच घर्षण बल को खत्म कर पाने में असमर्थ होता है। अतः ट्रक को गतिशील करने के लिए अत्यधिक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। 13वां प्रश्न, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके से संघट्ट करती है, मतलब टक्कर करती है और उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग को गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में संवेग की गणना करें। तो इसका उत्तर है, हॉकी गेंद का द्रव्यमान m1 बराबर 200 ग्राम, मतलब 200/1000, ये हो जाएगा 0.2 kg। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान m2 बराबर 5 kg। हॉकी गेंद का प्रारंभिक वेग v1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, गुटके का प्रारंभिक वेग 0 है, u2 बराबर 0। जुड़ी हुई अवस्था में हॉकी गेंद और लकड़ी के गुटके का वेग v बराबर हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। गेंद का संघट्ट के पहले का संवेग p1 बराबर m1 u1 प्लस m2 v2, मतलब 0.2 × 10 प्लस 5 × 0, मतलब 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये संवेग हो गया। दूसरी बात करें, गेंद का संघट्ट के बाद संवेग p2 बराबर m1 प्लस m2 × v, मतलब 0.2 प्लस 5 × v, ये हो जाएगा 5.2 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार लगाएं तो इन दोनों को बराबर करेंगे, मतलब 5.2 v बराबर हो जाएगा 2, तो v बराबर होगा 2/5.2, मतलब हल करने पर 5/13 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा। 14वां प्रश्न, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी में रुक जाती है, मतलब गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेजेगी। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल की परिमाण की गणना करें। तो यहाँ पर हमें गोली का द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान है 10 ग्राम, तो यहाँ पर 0.01 kg इसका द्रव्यमान निकल के आएगा। गोली का द्रव्यमान प्रारंभिक वेग है 150 मीटर पर सेकेंड, समय यहाँ पर 0.03 है, तो यहाँ पर v बराबर u प्लस at समीकरण से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले त्वरण। सारी चीज़ इसमें रखने पर हमारे पास में त्वरण निकल के आता है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गोली के द्वारा लकड़ी को भेजने में तय की गई दूरी s बराबर
एस बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस सूत्र से निकालेंगे तो v का मान 0, u का मान 150, 2 अपनी जगह पे है, a का मान -5000 और s का मान निकालना है। s बराबर निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा -22,500 बटे -10,000, तो ये निकल के आएगा 2.25 मीटर, मतलब गोली 2.25 मीटर तक अंदर घुस जाएगी। अब यहाँ पर गोली पर लगाया गया जो बल है वो निकालेंगे तो F बराबर mh निकाल देंगे। यहाँ पर m का मान हो जाएगा 10/1000 इंटू a का मान 5000, तो यह निकल गया 50 न्यूटन। अगला प्रश्न है 15वां। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले और बाद के कुल समय को गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो यहाँ पर ये उसी तरीके से करना है जैसे पहले किया था। m1 1 kg, u1 10 मीटर पर सेकेंड, u2 0, लकड़ी गुटके द्रव्यमान m2 बराबर 5 kg, p1 और p2 निकालेंगे हम। p1 बराबर m1 u1 प्लस m2 v2, ये सारे मान रखने पर 1 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 0, तो ये निकल गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड p1। p2 निकालेंगे, p2 भी इतना ही है हाँ। ये तो गए टक्कर से पहले, और टकराने के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होंगे दोनों है ना। तो यहाँ पर m1 u1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी। यहाँ पर m1 v1 का मान हमारे पास में 10 है, तो 1 प्लस 5 इंटू वी, तो ये हो जाएगा 6, मतलब 10/6 बराबर v निकलेगा, तो v का मान आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। 16 प्रश्न करते हैं। देखिए 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 मीटर मतलब 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के समय को गणना करें। उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान है 100 kg और u 5 मीटर पर सेकंड, v 8 मीटर पर सेकंड, t 6 सेकंड है। तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रारंभिक संवेग। ठीक है, प्रारंभिक संवेग p1 बराबर mu, मतलब 100 गुणा 5 बराबर 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेकंड निकालेंगे वस्तु के बाद का संवेग p2 बराबर m इंटू वी, मतलब 100 गुणा 8 बराबर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आरोपित बल का परिमाण कितना होगा, F बराबर m है, मतलब m। a निकालने के लिए हम v माइनस यू बटे टी करेंगे, तो ये हमारे पास में होगा 100 गुणा 8 माइनस 5 बटे 3, मतलब 100 गुणा 3/6, मतलब 50 न्यूटन। 17वां प्रश्न। अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार है। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से टकरा जाता है और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कीड़े ने कार पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो देखो यहाँ पर 3 प्रतिक्रियाएं, 3 होगी। पहले, किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो यह तर्क गलत है। दूसरा, अख्तर का भी तर्क गलत है। तीसरा, राहुल का तर्क सही है, दोनों का समान बल लगेगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया समान परंतु विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं। साथ ही संवेग में परिवर्तन का परिमाण भी समान रहता है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, इनको निकालेंगे तो यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 निकल कर आएगा। तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार दोनों वस्तुएं मतलब कीड़ा और कार पर समान बल आरोपित होगा तथा संवेग में परिवर्तन भी समान होगा। कीड़े का द्रव्यमान अत्यधिक कम होने के कारण उसके वेग में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, जिससे वह शीशे से चिपक जाता है। 18वां प्रश्न। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग निकालना है। घंटे का द्रव्यमान m बराबर 10 kg, दूरी या ऊंचाई s हमको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, मतलब
80/100 बराबर 0.8 मीटर। त्वरण यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इसलिए गति के तीसरे नियम से हम क्या करेंगे, v² - u² बराबर 2as, इसमें सारे मान रखेंगे और हमारे पास में v निकल कर आएगी √16 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। अतः संवेग p बराबर mv निकलेगा, मतलब 10 × 4 करेंगे तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चूँकि फर्श का स्पर्श करने के ठीक पूर्व घंटी का संवेग 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, अतः इतना ही संवेग घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित होगा, अर्थात घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग 40 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं। तो प्रश्न ये है, एक वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन इस सारणी के अनुसार है, मतलब पहले सेकंड में 0, दूसरे सेकंड में 1 दूरी मीटर है ना, और दूसरे सेकंड में 8 मीटर, तीसरे सेकंड में 27 मीटर, चौथे सेकंड में 64, पाँचवें में 125, छठे में 216 और सातवें में 343। त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या यह नियत है, बढ़ रहा है, घट रहा है या शून्य है? आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो जब वस्तु t बराबर 0 है तो s बराबर 0, t1 पर s 1 है, t2 पर s 8 है। इसी प्रकार अन्य सभी मानों के लिए ये s समानुपाती होता है t की घात 3 के, मतलब घनानुपाती है ना। तो यहाँ पर चूंकि समय के घन के समानुपाती आता है, त्वरण समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। b हम जानते हैं f बराबर m है, तो f समानुपाती होता है a के, तो a समानुपाती f। चूंकि त्वरण का मान समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, अतः वस्तु पर आरोपित बल का मान भी समय के साथ एक समान रूप से बढ़ेगा। अगला प्रश्न है A2, 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाता है? मान लें कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। तो इसका उत्तर है, माना कि प्रत्येक व्यक्ति F बल लगाता है। जब कार को 2 व्यक्ति धक्का देते हैं तो कार में त्वरण उत्पन्न नहीं होता, अतः F + F बराबर 2F बल घर्षण बल F द्वारा संतुलित हो जाता है, जो विपरीत दिशा में लगता है, मतलब F बराबर 2F, स्मॉल f बराबर 2F। वह बल जो कार में त्वरण उत्पन्न कर देता है, तो 3F - F। 3 व्यक्तियों द्वारा बल लगाने पर कार में त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब F + F + F बराबर 3F, अर्थात 3F - 2F करेंगे तो यहाँ पर F निकल के आता है, मतलब F बराबर m है, मतलब 1200 kg × 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 240 न्यूटन बल कार के ऊपर लगेगा। अगला प्रश्न है, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय, मतलब 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की परिकलन की गणना कीजिए। हथौड़े का द्रव्यमान 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg। हथौड़े का प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अंतिम वेग 0 है, t 0.01 सेकंड है। यहाँ पर g का मान जो भी हम लेना चाहें ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति के समीकरण v बराबर u + at, मतलब पहले समीकरण के द्वारा 0 बराबर 50 + a × 0.01 s। तो यहाँ पर s का मान निकल कर आएगा, देखो a और s, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर s मतलब सेकंड है ना, ये इसका मान रख दिया हमने। हल करने पर ये निकल के आता है a बराबर -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम जानते हैं कि f बराबर m है, तो f बराबर 0.5 kg × 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो बल लगेगा, कील द्वारा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगेगा, वो होगा -2500 न्यूटन, मतलब विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए ये 2500 है। अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है, एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर पर घंटे के वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन कीजिए, लगने वाले बल के परिमाण का भी परिकलन कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 90 किलोमीटर पर घंटे, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो
1000 बटे 3600 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग को भी इसी तरह से 18 किलोमीटर पर घंटे है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड का समय दे रखा है, तो पहले यहाँ पर हम त्वरण निकालते हैं। त्वरण निकालने के लिए हम गति के पहले समीकरण v बराबर a प्लस यू टी से हम इसको हल करेंगे, u प्लस ए टी से। तो 5 बराबर 25 प्लस a गुणा 4, तो a बराबर होगा -20 बटे 4, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर त्वरण निकल के आएगा। दूसरी बात करें संवेग में परिवर्तन, एम वी माइनस एम यू, मतलब 1200 इंटू 5 माइनस 1200 इंटू 25, हल करने पर यहाँ पर माइनस आएगा 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और लगने वाले बल का परिमाण निकालेंगे, तो F बराबर एम ए, एफ हमारे पास में 1200 है, ए का मान -5 है, तो निकल के आएगा -6000 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल की गति की दिशा विपरीत है। तो इस न्यूमेरिकल के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ में। धन्यवाद।